अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शफ़क़। मैं एक कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ओपीडी। आज पूरी दुनिया में कैंसर डे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। 4 फरवरी को हर साल वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्ज़र्व किया जाता है, मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद हर साल ये है कि आप लोगों में ये अवेयरनेस दें, ये आगाही दें कि ये मर्ज़ कितना ख़तरनाक है, लाइफ थ्रेटनिंग है, लीथल है और इससे हर साल कितनी जानें ज़ाया होती हैं। हर साल दुनिया भर में जो अमराज से अमवात होती हैं उसमें सेकंड लीडिंग कॉज कैंसर का है। सबसे पहले नंबर पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, यानी जो आपके दिल की बीमारियां होती हैं, हार्ट के अमराज हैं, उससे सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे लीडिंग कॉज आता है अमवात का, वो कैंसर माना जाता है। दुनिया भर में बहुत तरह के कैंसर हैं जो कि कॉमनली लोगों में होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक में, पेनक्रास में। ये कॉमनली लोगों के अंदर पाए जाते हैं। ख़वातीन में जो कैंसर सबसे ज़्यादा मिलता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। और क्योंकि इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए ये लीथल फॉर्म नहीं है कैंसर की। लेकिन पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में और सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि ख़वातीन के जो मसाइल हैं, जो फ़िज़िकल हेल्थ है, उसको एक टैबू की तरह ट्रीट किया जाता है और ख़वातीन अपने इश्यूज़ के ऊपर खुलकर बात नहीं करती, अपनी फैमिली को नहीं बताती। डॉक्टर्स के पास जाना एक तरह से टैबू माना जाता है, ख़ास तौर पर अगर अनमैरिड ख़वातीन हैं। वो डॉक्टर्स के पास, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए हेजिटेट करती हैं, हिचकिचाती हैं। उसकी वजह से ये अर्ली स्टेज में डायग्नोज नहीं हो पाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी बॉडी पर कोई चेंज नज़र आ रहा है, अगर कोई लंप है, कोई स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, पेन है, या फिर कोई डिस्चार्ज है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर चेकअप रखें। अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो फिर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग आपको लाजमी करवानी चाहिए साल में एक दफ़ा। अगर 20s में है, 30s में है, तो स्क्रीनिंग रिकमेंड नहीं है, लेकिन अपना ख़ुद से एक डायग्नोसिस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस डिज़ीज़ को अगर आप इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, तो ये कम पेनफुल होगा और इसका इलाज के आपके ऑप्शंस आपके पास और ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद मर्द हज़रात की अगर बात करें तो सबसे जो कॉमन कैंसर मर्दों में पाया जाता है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर का एक इशू ये है कि ये जब डायग्नोज होता है तो ये लास्ट स्टेज पे, जो आपके एडवांस स्टेज है, फोर्थ स्टेज जिसे कहते हैं, वहाँ पे डायग्नोज होता है और उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है वो मुश्किल हो जाता है। इसको ये थोड़ा सा लीथल स्टेज के अंदर आपको मिलता है, इसलिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वहाँ पे कम हो जाते हैं। लंग कैंसर की जो मेन एक बेसिक वजह है वो है अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको लेना। और इसके अलावा जो एक और कैंसर है जो डायरेक्टली रिलेट करता है स्मोकिंग से या अल्कोहल से, वो है ओरल कैंसर। और यही आज का हमारा टॉपिक है। एक जनरल अवेयरनेस हम आपको देंगे कैंसर के बारे में, लेकिन स्पेसिफ़िकली आज जो हम ओपीडी में बात कर रहे हैं वो हम करेंगे ओरल कैंसर के ऊपर। आप लोग अगर हमें कॉल करना चाहें, ईमेल करना चाहें, तो हमारे नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आपकी स्क्रीन पर होगा। ओरल कैंसर के हवाले से सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि कैंसर बॉडी में फैलता कैसे है, ये बनता कैसे है, ये है क्या, ये बीमारी शुरू कैसे होती है। बेसिकली ये आपके जिस्म के अंदर अपने ही सेल्स हैं जो कि ग्रो करना शुरू करते हैं। नॉर्मली जो आपका बॉडी का जो यूनिट बनता है वो सेल से बनता है। सेल खुद से एक यूनिट है और वो सारे सेल मिलकर बॉडी के अंदर काम करते हैं और इन सेल्स के अंदर एक तोड़ फोड़ का अमल जारी रहता है। हर सेल की अपना एक लाइफ स्पैन होता है। ब्लड सेल जो है 120 डेज़ के बाद डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह बाकी सारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो भी एक ख़ास टाइम के बाद टूटते हैं और टूटने के बाद दोबारा बनना शुरू होते हैं। अगर इस पूरे प्रोसेस को बॉडी कंट्रोल करती है, तो अगर ये प्रोसेस बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो जाए, यानी आपके सेल्स जो हैं ये ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके बाद ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कैंसर जो है आपकी बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो गया। तो ये बाहर से जो चीज़ें आती हैं उसके अलावा ये एक्चुअली आपके अपने जिस्म के अंदर जो आपके अपने सेल्स हैं वो खुद ही अटैक करना शुरू करते हैं, खुद ही मल्टीप्लाई करते हैं, खुद ही ग्रो करते हैं। उसके बाद जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो बाहर से आप के ऊपर इफ़ेक्ट करके कैंसर को
जनरेट कर सकते हैं। उसके अंदर सनलाइट एक्सपोजर है, रेडिएशन थेरेपीज़ हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस हैं यानी कि स्मोकिंग है, पान, गुटखा, छालिया, इन सब चीज़ों को केमिकल कार्सिनोजन कहा जाता है क्योंकि ये लीथल कंट्रीब्यूशन है कैंसर के अंदर। उसके अलावा कुछ वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, कुछ पैरासाइट हैं जो कि इसमें काम करते हैं और ये मिलकर एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनाता है इस पूरे डिज़ीज़ को प्रोग्रेस करने के लिए। मुंह का जो कैंसर है, ओरल कैंसर की आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, ये मुंह के किसी भी हिस्से में हो सकता है, आपके ज़ुबान के किसी हिस्से के ऊपर हो सकता है, एजेस पे हो सकता है, ज़ुबान के नीचे जो फ्लोर ऑफ द माउथ है उस पे हो सकता है, होंठों पर हो सकता है, पैलेट जो आपका तालू है उसके ऊपर बड़ा कॉमनली ये देखने को मिलता है। और अगर इसको डिटेक्ट ना किया जाए इनिशियल स्टेज में, आप इसको अगर ना डिटेक्ट करें तो फिर ये फैलता जाता है। ये आपके हेड में, नेक से होते हुए चेस्ट के अंदर आता है, फिर उसके बाद लिवर में, लंग्स में। एक बार अगर इसका स्प्रेड शुरू हो जाए तो ये कंटिन्यूसली फैलता चला जाएगा। कैंसर की नॉर्मली 4 स्टेजेस होती हैं, या ज़ीरो से अगर आप शुरू करें तो 5 स्टेजेस हैं। ज़ीरो का मतलब ये है कि कैंसर नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल सेल्स हैं और उनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो आगे जाके कैंसर बन सकते हैं, जिसको कार्सिनोमा इन साइटू कहा जाता है। तो ये एक स्टेज है जिसमें कैंसर है नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स हैं जो एबनॉर्मल ग्रोथ है और ये आगे जाके बन सकते हैं। तो उसको आप पहले से चेक रख के उसका इलाज करवा सकते हैं। स्टेज 1 का मतलब ये है कि ये इनिशियल स्टेज है, ये लोकलाइज एरिया में है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेंगे तो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर आप इसको ट्रीट करेंगे, ये अर्ली डिटेक्शन है। स्टेज 1 के बाद जो सेकंड और थर्ड स्टेजेस आती हैं, उसमें कैंसर थोड़ा सा फैलना शुरू करता है, यानी लोकलाइज एरिया से हटकर जो सराउंडिंग टिश्यूज़ है उनमें जाता है और लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है। उसके बाद स्टेज 4 का मतलब ये है कि अब ये टिश्यूज़ और लिम्फ नोड्स के बाद अब आपकी बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो गया और ये स्टेज जो है ये लास्ट स्टेज होती है, फाइनल स्टेज है, मेटास्टैटिक है, यानी अब आपकी पूरी बॉडी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है और यहाँ पे अगर आप डिटेक्ट कराएंगे तो ये आपकी फाइनल स्टेज होगी जहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो आपके सर्जन को डिफरेंटली देखने पड़ेंगे। सो अगर आप ये जानना चाहें कि आपको ओरल कैंसर हुआ है या नहीं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से आप उसे घर में खुद डायग्नोज कर सकते हैं। नॉर्मली जो सिम्टम्स मुंह के कैंसर में आपको दिखते हैं वो बड़े कॉमन से हैं, यानी आप उसको किसी और डिज़ीज़ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। कोई स्वेलिंग हो गई, कहीं पे आपको एक नोड नज़र आ गया, वो स्वेलिंग या नोड जो है वो आपको मुंह के अंदर के हिस्से में भी नज़र आ सकता है। उसके अलावा मुंह के बाहर जो आपका जॉ एरिया है या फिर आपकी नेक में, या इवन कुछ केसेस में कान के पिछले हिस्से में अगर एक लंप है, एक स्वेलिंग है, तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे ओरल कैंसर की डेवलपमेंट हो सकती है। और ये जो स्वेलिंग और लम्प्स होते हैं ये बहुत सारे केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में ये पेनलेस हैं, यानी इसमें पेन नहीं होता, इन्फ्लेमेशन, टेंडरनेस आपको ज़्यादा फील नहीं होती। इसलिए नॉर्मली लोग इसको रूल आउट करते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि ये तो बहुत ही छोटी सी स्वेलिंग है जो खुद से रिजॉल्व हो जाएगी। अगर ये स्वेलिंग या कोई आपका लम्प बन जाए, या इवन अगर आपके मुंह के अंदर अल्सर बनते हैं और छाले हो जाते हैं, तो ये जो अल्सर और छाले हैं ये अगर परसिस्टेंट रहेंगे, लंबे अरसे तक रहेंगे, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। इसमें जो लंबा अरसा है उसका मतलब है 2 से 3 हफ्ते या फिर 1 महीना। ये 1 महीना भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, वैसे अगर यूके स्टैंडर्ड से देखा जाए तो 2 वीक्स जो है इसका मतलब है लंबा अरसा, यानी 2 वीक्स तक अगर कोई स्वेलिंग है, कोई लंप है, इवन वो पेनलेस हो, आपको बिल्कुल उसमें पेन ना हो, टेंडरनेस ना हो, कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, या फिर आपको मुंह के ऊपर छालिंग है, होंठों के ऊपर छालिंग है, या मुंह के अंदर ज़ुबान के ऊपर आपको छाले नज़र आते हैं, तो अगर वो 2 वीक्स तक परसिस्टेंट है, वो हील नहीं होते, या फिर आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप इवन एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कैंसरस ग्रोथ डेवलप हो सकती है। बाज़ दफ़ा ये जो छाले होते हैं ये कुछ केसेस में आपके दांतों के जो एजेस हैं जो इरिटेट करते हैं, यानी कोई शार्प एज है आपके टूथ का और वो इरिटेट कर रहा है आपकी ज़ुबान को, या मुंह के अंदर का जो आपका हिस्सा होता है, गाल का हिस्सा होता है, उसको अगर इरिटेट करता है और वहाँ पे एक वाइट पैच बन जाता है फ्रिक्शन की वजह से, रफनेस की वजह से, बार बार टकराने की वजह से,
तो इसको भी अगर आप अनट्रीट छोड़ देंगे तो ये मैस भी आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके अलावा अगर ये जो मैसेज हैं या अल्सर हैं, इसके अलावा वाइट पैचेस और रेड पैचेस आपको अपने ओरल म्यूकोसा पे देखना है। यानी अगर वाइट पैचेस हैं ल्यूकोप्लेकिया या रेड पैचेस हैं इरिथ्रोप्लेकिया, तो उसको भी आप आइडेंटिफाई करेंगे और आप ये देखेंगे कि ये कितने अरसे से हैं, क्या इसके खाने से आपको पेन है या नहीं है, स्पाइसी मील खाने से आपको कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसको आपने डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यानी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ और ये चेक करें कि ये जो वाइट पैच है या रेड पैच है, इसकी वजह क्या है। उसके अलावा जो सिम्पटम आप चेक कर सकते हैं, खाना खाने में प्रॉब्लम, खाना स्वेलो करने में प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है, या फिर अगर आप का जो माउथ ओपनिंग है वो प्रॉपर नहीं है, यानी मुंह जो आपका खुल रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं खुल रहा। ओरल कैंसर के जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं वो मैंने आपको बताए। उसके अलावा जो और इंडिकेशन हो सकती हैं, यानी अगर आपके वाइट पैचेस हैं, अल्सर्स हैं, या फिर कोई स्वेलिंग है, नोड्यूल्स बने हुए हैं, इसके अलावा और जो इंडिकेशंस हैं, सिम्टम्स आप देख सकते हैं। उसमें खाना खाने में प्रॉब्लम, अगर आपको स्पाइसी मील खाने में प्रॉब्लम होती है, या फिर स्वेल्विंग के अंदर खाना निगलने में हलक में आपके दर्द होता है, या कान के पिछले हिस्से में दर्द होना, या फिर उसके साथ एक स्वेलिंग होना, ये इंडिकेशन है कि ये ओरल कैंसर की साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं। सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, ये लिंक होता है आपके ओरल कैंसर के साथ। उसके अलावा अगर होंठ का सुन्न हो जाना है या ज़ुबान का सुन्न हो जाना, अगर आपको नमनेस फ़ील होती है, यानी आप सुबह सो के उठते हैं, आपको लगता है कि आपका जो ओरल कैविटी एरिया है या ज़ुबान है वो बहुत ज़्यादा नम हो रही है, सुन्न हो रही है, तो ये एक इंडिकेशन है जिसमें आपको चेक करवाना चाहिए कि इसको रूल आउट करें आप कि क्या ये कैंसर से लिंक तो नहीं है। उसके अलावा जो चीज़ें आ सकती हैं, अगर आपके टंग की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, या माउथ ओपनिंग लिमिटेड है। माउथ ओपनिंग लिमिटेड होना सिर्फ उन लोगों में नहीं है जो स्मोकिंग करते हैं या पान छालिया खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये स्पेसिफ़िकली रिलेट करती है छालिया खाने से। यानी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम स्मोकिंग नहीं करते, हम पान नहीं खाते, लेकिन हम छालिया खाते हैं। और ये इन लोगों के अंदर अगर आप नोट करेंगे तो ये कंडीशन बहुत कॉमन है, यानी मुंह की जो ओपनिंग होती है, माउथ ओपनिंग होती है, वो लिमिटेड होती है और स्पाइसी मील उसमें नहीं खाया जाता। ये एक अलग से कंडीशन है, ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस, लेकिन इसका पोटेंशियल है, यानी ये कैंसरस फॉर्म में हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन दिखती है, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ और प्रॉपर चेकअप करवाएँ। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो आपके जो लम्स हैं या जो ट्रीटमेंट्स हैं इनको चेक करते हैं और रूल आउट करते हैं, अगर आपको लगता है, सस्पिशन है कि इन्होंने प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं किया, या आपको लगता है कि उसके बाद भी 2 to 3 वीक्स के बाद भी वो कंडीशन परसिस्टेंट है, अपनी जगह पर है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाइए, प्रॉपर चेकअप करवाइए कि अगर कोई कंडीशन 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो उसका रीज़न क्या है। नॉर्मली जो ये सिम्टम्स हैं ये कॉमन सिम्टम्स हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि ये डेफिनेटली ओरल कैंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप रिस्क फैक्टर के ऊपर हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप रिस्क फैक्टर पे हैं, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके मैटरनल साइड पे, पैटर्नल साइड पे ग्रैंड पेरेंट्स को आपके किसी भी अंकल या आंट में कहीं भी आपको लगता है कि कैंसर हो चुका था या ट्रीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी फैमिली में रन करता है और आपके चांसेस होने के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनकी फैमिली में ये नहीं है। अगेन, अगर आपकी डाइट में टोबैको है, आप स्मोकिंग लेते हैं, शीशा लेते हैं, पान छालिया का इस्तेमाल करते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो ये इस्तेमाल नहीं करते, इनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। उसके अलावा जो मेन कॉज़ है ओरल कैंसर का, जो लिंक करता है इस कॉन्टिनेंट में हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ओवरऑल अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड तो ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसका नंबर अगर आप चेक करेंगे तो आपको 9वें या 10वें नंबर पे नज़र आएगा, लेकिन पाकिस्तान में उस सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तीसरे नंबर पे जो सबसे कॉमन फॉर्म है कैंसर की वो ओरल कैंसर है, और उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है गुटखा, पान और छालिया। ये मेन इशू है।
और ऑल्दो ये जानने के बाद भी लोग ये जानते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आप जो स्मोकिंग करते हैं उस स्मोकिंग के बॉक्स के ऊपर भी ओरल कैंसर की पिक्चर होती है, लेकिन ये जानते हुए भी कि कितना लीथल है इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और हर तरह के एज ग्रुप में होती है। ओरल कैंसर ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों में ज़्यादा होता है। ट्वाइस आप समझें कि अगर आप चेक करेंगे, स्टैट्स आप चेक करेंगे तो मर्द हज़रात में ये ज़्यादा होता है। और उसके अलावा अगर आपकी एज 50 अबव है तो ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका रीज़न ये है कि कैंसर एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। यानी अगर आज आपके सेल के अंदर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो वो आपको विद इन वीक्स या विद इन मंथ्स नहीं पता चलती। वो विद इन ईयर्स आपको पता चलेगी जब आप एक सर्टन एज में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको अबव 50 के बाद आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे कैंसरस ग्रोथ हो रही है। इसलिए जब ये बात की जाती है कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ नहीं यूज़ करते, हम ओकेजनली स्मोक करते हैं, हम ओकेजनली शीशा पीते हैं या ओकेजनली हम कभी कभी हम पान छालियाँ खा लेते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन से इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपने एक केमिकल कार्सिनोजन अपनी बॉडी के अंदर ले लिया है, पॉइज़न है, अगर आप एक पॉइज़न ले लेते हैं, उसकी क्वांटिटी कम है या ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका जो काम है वो बॉडी में करेगा। तो एक बार अगर ये चीज़ चली गई है तो वो आपके उस एबनॉर्मल जो ग्रोथ ऑलरेडी आपके सेल्स के अंदर हो रही है, जो जेनेटिकली है, जो मॉडिफिकेशन हो रही है, उसके साथ मिलके ये आप रिस्क फैक्टर के ऊपर ज़्यादा आ जाएंगे। अगर एक बार आपको ये सिम्टम्स सारे नज़र आते हैं और आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तो इसको चेक करने के 2-3 तरीके हैं। आप सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, पेट स्कैन कर सकते हैं और उससे आपको ये पता चलेगा, कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ इस बॉडी पार्ट के अंदर कैंसरस ग्रोथ है। लेकिन ये इनफ नहीं है। कैंसरस ग्रोथ के बाद अगर आपका ट्रीटमेंट प्लान बनना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बायोप्सी कराई जाए, क्योंकि बायोप्सी के प्रोसेस के बाद आपको ये पता चलेगा कि इसमें ये कौन सी तरह के सेल्स हैं, इसकी फॉर्म क्या है। क्योंकि कैंसर डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह के कार्सिनोमास, लिम्फोमास होते हैं, उनको ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से किया जाना ज़रूरी है। बायोप्सी के हवाले से लोगों में एक बहुत कॉमन मिथ है, बहुत कॉमनली पेशेंट्स का कंसर्न है कि अगर हमने बायोप्सी करवा ली तो उसके बाद ये कैंसर तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगा। ये एक मिथ है, इसका रियलिटी से कोई लिंक नहीं है। अगर आप कैंसर की डेफिनेशन समझें तो इसका मतलब ही यही है कि आपके जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली उनकी ग्रोथ हो रही है, वो ऑलरेडी बॉडी के अंदर स्प्रेड कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड हैं। तो अगर आपने उसको चेक करना है तो उस टिश्यू के अंदर से, उस मैस के अंदर से आप एक पीस डिटैच करेंगे। ये बहुत ही माइनर से प्रोसीजर होता है। आप उस एरिया को नम करते हैं और वहाँ से एक पीस आप डिटैच करके आप लैब में भेजते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, और आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे किस तरह का सेल जो है वो काम कर रहा है, और उसके हिसाब से आप अपनी ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। एक बार अगर ये कंफर्म हो जाता है कि किस तरह का यहाँ पे कैंसर जो है वो फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद आप जाते हैं उसकी ट्रीटमेंट पे। हर कैंसर की तरह ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट भी 3 तरह की आप डिवाइस कर सकते हैं। सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशंस हैं। कीमोथेरेपी में आप ड्रग्स देते हैं, रेडिएशन के अंदर आप रेडिएशन यूज़ करते हैं उनको किल करने के लिए, और सर्जरी वहाँ पे ज़रूरी होती है जहाँ पे आप एक पोर्शन को अलग करना चाहें। तो सेम जैसे सारे कैंसर्स का ट्रीटमेंट है वैसे ही ओरल कैंसर का भी है। यहाँ पे आपके पास 2 तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो आपको ट्रीट करेंगे। एक आपके मैक्सिलोफेशियल सर्जन प्लस आपके प्लास्टिक सर्जन। क्योंकि एक बार अगर आप सर्जिकल प्रोसीजर पे जाते हैं तो सर्जिकल प्रोसीजर के बाद आपको रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर पे जाना पड़ता है। यानी आपने अगर वहाँ से एक बोन का पीस कट किया है तो अब आपकी प्लास्टिक सर्जन जो है वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है, और उसको क्योंकि एस्थेटिकली आपने अपनी लाइफस्टाइल को आगे कंटिन्यू करना है तो किसी और बॉडी पार्ट से ये मैं एक जनरल एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि किसी और बॉडी पार्ट से आपने एक बोन का पीस कट किया, लेग से या हाथ से, और फिर आपने वो जॉ के अंदर उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, और फिर अगर आपको वहाँ पे आर्टिफिशियल टूथ की ज़रूरत पड़ती है तो आप टाइटेनियम इम्प्लांट्स लगाते हैं, उसके ऊपर आप आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं ताकि आप सर्जरी के बाद अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जैसे पहले गुजारते थे वैसे गुजार सकें। बाज़ दफ़ा सर्जरी के बाद भी कुछ केसेस के अंदर रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ सेल्स अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुए, सर्जरी के अलावा भी कुछ सेल्स हैं जो कि स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप वहाँ पे रेडियोथेरेपी और रेडिएशन और कीमो के थ्रू उसको आप ख़त्म कर सकें।
अगर सर्जरी आप करवा चुके हैं तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप अपना 4 to 6 वीक्स का एक टाइम स्पैन रखें कि जहाँ पे आपको पता है कि ये रिकवरी पीरियड है। रिकवरी पीरियड में आपको अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जो है, मतलब आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आपने उसमें मूवमेंट नहीं करनी जब तक कि आप हीलिंग की तरफ नहीं जाते, आपके प्रॉपर तरीके से सर्जरी से आप रिकवर नहीं हो जाते। उसके अलावा डाइट का आपने बहुत ख्याल करना है और हाइड्रेशन आपने एडिकेट रखनी है। जितना ज़्यादा आप बॉडी को हाइड्रेट करेंगे, आपकी इम्यूनिटी जो है वो उतना ज़्यादा बूस्ट होगी। 4 to 5 लीटर्स अगर आप लेते हैं, वाटर लेते हैं पर डे, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपकी जो रिकवरी है वो आपकी जल्दी होती है, हीलिंग आपकी जल्दी होती है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि कैंसर से किस तरह बचा जा सकता है, ओरल कैंसर है या बाकी सारे जितने भी कैंसर्स हैं, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आती है आपकी डाइट। डाइट और प्लस आपका लाइफस्टाइल। डाइट के अंदर अगर आप प्रॉपर वेजिटेबल्स नहीं लेते, फ्रूट नहीं लेते, विटामिन सी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हैं, जंक फूड आपका बहुत ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली इससे आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट आते हैं, चेंजेस आते हैं। प्लस आपका लाइफस्टाइल अगर सेडेंटरी है, यानी आपका ज़्यादा जो काम है वो बैठने का है, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आपकी मूवमेंट लिमिटेड है, वॉक आप नहीं कर रहे, तो ये आपकी लाइफस्टाइल प्लस डाइट मिलकर आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस करती है। और अगर आपकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक रिएक्शन हो रहा है या कोई ग्रोथ बन रही है, तो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। यानी एक हेल्दी इंसान जिस तरह से उसकी बॉडी एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है, उस तरह से अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है या आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं है, तो आपको प्रॉपर तरीके से इम्यूनिटी जो है वो नहीं मिल सकेगी। उसके अलावा जो इसमें प्रिवेंशन है वो ये बहुत ज़रूरी है कि ओरल कैंसर से बचने का बहुत ही आसान तरीका है, लंग कैंसर से बचने का बहुत ही आसान तरीका है। ये लीथल हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग डेंजरस कंडीशंस हैं और अगर ये आपको फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड, थर्ड या फोर्थ पे मिलती हैं तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, इसका ट्रीटमेंट पेनफुल है। और क्योंकि जब आपको 50 अबव 50 के बाद ये रिस्क फैक्टर के अंदर हैं, ख़ासतौर पे मर्दों के लिए, जब ये अबव 50 या अबव 60 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप हर तरह की ट्रीटमेंट जो है वो उस पेशेंट को दे सकें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो टोबैको का यूज़ है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। लिमिटेड नहीं कहेंगे क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इवन अगर आप ये कहते हैं कि मैं पहले लेता था, मैंने अब छोड़ दिया, तब भी आपको हम सजेस्ट करेंगे कि बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी स्क्रीनिंग करवाते रहें, चेकअप प्रॉपर अपना रखते रहें, क्योंकि एक चीज़ जो पहले हो चुकी थी उसका प्रोसेस अगर स्टार्ट हो जाता है तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम करता है। तो ये प्रिवेंशन है इसकी, इसके ऊपर आप जल्दी डायग्नोज़ कराना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी डायग्नोज़ करा लेंगे उतना इसका ट्रीटमेंट आसान होगा, इलाज आसान होगा, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे और फर्स्ट स्टेज में ही लोकलाइज एरिया में ही आप उसको कट करके बहुत आसानी से सर्जिकली रिमूव करके आप उसको वापस अपने प्रॉपर लाइफ के अंदर वापस आ सकते हैं। आज हमने बात की है आपसे ओरल कैंसर के ऊपर, इसकी कुछ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट्स हमने आपको बताई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे आपके साथ आएंगे किसी और टॉपिक पे। मीनवाइल हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इसके अलावा हमारा एज नाउ का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। आप हमें कोई भी कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल, अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।